हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज रिफ्लेक्शन टॉपिक के हम आगे करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टअप में बताया था, इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। रिफ्लेक्शन में एल आता है, रिफ्रैक्शन में आर आता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हम कंटिन्यू मतलब खत्म कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन में हमने जो जो पढ़ना सब पढ़ लिया। आज की क्लास में हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन शुरू करने से पहले एक दो एग्जांपल्स देता हूँ जहाँ आप रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, कभी आप लोग कहीं स्विमिंग पूल वगैरह में गए हो या किसी वाटर पार्क में गए हो, तो वहाँ पर जो पूल होता है ना, उस पूल में लिखा होता है, हमेशा उसमें हाइट दे रखी होती है। मतलब साइड में कहीं ना कहीं क्या दे रखा होता है, बड़ा सा स्केल दे रखा होता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है स्केल क्यों दिया होता है? आपको क्या लगता है कि चाहते हैं आप लोग पानी में जाकर अपनी हाइट ना पाओ? एक्चुअली वो स्केल इसलिए दिया होता है कि उस स्केल को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस पूल की गहराई कितनी है। अब ऐसा क्यों है कि अब वहाँ पर सिर्फ गहराई नापने के लिए दी हुई है? ऐसा कुछ है कि पंगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना कि वहाँ पर दिया हुआ है। और ध्यान से समझना, एक्चुअली होता ये है कि पूल एक्चुअली में जितना गहरा होता है ना, उससे कम गहरा दिखता है। मतलब आपको लगेगा कि पूल गहरा नहीं है, लेकिन जब आप कूदोगे तब आपको पता चलेगा, ओह माय गॉड, ये तो बहुत गहरा था, और तुम्हारे नींव डूबने लगेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, पूल दिखता कम गहरा है, एक्चुअली में ज़्यादा गहरा होता है। इसे ऐसे समझ लो, अगर एक्चुअली में पूल की डेप्थ इतनी है ना, मतलब पूल इतना गहरा है, तो आपको पूल एक्चुअली में इतना दिखेगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इतना गैप डिफरेंस आ रहा है। इसलिए यहाँ पर स्केल दिया होता है ताकि आप स्केल से अंदाजा लगा लो। लेट्स से आपकी हाइट 5 फीट की है, तो उसमें दिखा रखा होगा कि 6 फीट की गहराई पर है। देख के पता नहीं चलेगा 6 फीट की गहराई पर है, लेकिन वहाँ पर जो लिखा होगा उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये 6 फीट की गहराई पर है। तो आप अपने रिस्क पे पूल में उतरोगे। एक चीज़ और आपने देखी होगी, बहुत कॉमन सी और बहुत बार देखी होगी। वो कॉमन सी चीज़ क्या है कि कभी कभी आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हो, जैसे आप ब्राइडल इंस्टीट्यूट में गए, तो इंस्टीट्यूट में एक टेबल होती है, टेबल के ऊपर एक मोटी सी ग्लास होती है। हर एक टेबल होती है, टेबल के ऊपर मोटी सी ग्लास होती है, उस ग्लास के नीचे कार्ड रखा हुआ होता है। जब आप साइड से देखते हो ना, जब आप साइड से देखते हो तो ग्लास इतनी मोटी दिखती है, जब आप ऊपर से देखते हो तो कार्ड आपको यहाँ पे दिखता है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, कार्ड की गहराई इतनी है और कार्ड को जब आप ऊपर से देखो सिर्फ इतना गहरा दिखता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो कार्ड उठ के थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, कार्ड उठ के थोड़ा सा ऊपर आ गया। सेम चीज़ कहाँ पर हो रही है, पॉन्ड में भी हो रही है। पॉन्ड में भी ऐसा लगता है वो जमीन है उठ के थोड़ी सी ऊपर आ गई है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, कार्ड ऐसा लग रहा है उठ के ऊपर आ गया है। तो ये दोनों फिनोमेनास किस चीज़ पर रिलेटेड है? ये फिनोमेनास हैं बेस्ड रिफ्रैक्शन पे। किस चीज़ पर बेस्ड है? रिफ्रैक्शन पे। तो आओ समझते हैं रिफ्रैक्शन है क्या और रिफ्रैक्शन होता क्यों है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि कोई लाइट रे थी, यहाँ पर एयर था, यहाँ पर क्या था, वाटर था। तो लाइट रे ऐसे नहीं थी। अब मैंने चैप्टर 1 में मतलब चैप्टर के स्टार्ट में मैंने समझाया था आपको कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट पाथ में। लाइट रे कैसे ट्रैवल करना चाहती है, स्ट्रेट पाथ में। तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। समझ रहे हो ना, अगर लाइट रे एयर से वाटर में जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ऐसे ना जाकर लाइट रे जाती कैसे है, ऐसे जाती है। तो बेसिकली हुआ क्या, लाइट के पाथ में एक्चुअल पाथ ये थी, मतलब जाना ऐसे था पर गई ऐसे। तो लाइट के पाथ में जो चेंज आया ना, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, पहला मीडियम था दैट इज कॉल्ड मीडियम 1 और दूसरा मीडियम दैट इज कॉल्ड मीडियम 2। तो जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में चेंज आ जाता है। दिस चेंज इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। याद रहेगा। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल मैंने बताया क्या होता है, नॉर्मल इज अ टाइप ऑफ परपेंडिकुलर। जो इंसिडेंट रे दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रे गई है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रहेगा। तो रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज चेंज इन path of light when it travels obliquely from one medium to another। याद रहेगा, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके पाथ में चेंज आ जाता है। दिस चेंज इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्लियर होगी बात? एकदम एक कहानी इतना से याद रखना आपको। अब थोड़ा और बताता हूँ मैं। जैसे हमारे यहाँ पे डेंसिटी होती है ना, पानी और हनी को कंपेयर करो
तो जो वाटर है वो कम डेंस है, हनी ज़्यादा डेंस है। 1 लीटर पानी लगभग 1 किलो का होता है और 1 लीटर हनी लगभग 16 किलो की होती है। अब एग्जैक्ट डाटा मुझे पता नहीं है, 16 17 हो जाए 15 हो जाए देख लेना, पर हाँ होती है, 10 से ज़्यादा ही होती है। तो ऐसे नहीं कि तो बाल निकाल के मैं ऊपर शूट कर दूँ, एक बार देख लेना गूगल पे कितना होता है, शायद 16 होता है, मुझे लगता है 15 भी हो सकता है, कोई श्योर नहीं है, बट 10 से ज़्यादा होता है इतना पता नहीं। तो इसको हम डेंसिटी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल डेंसिटी या फिजिकल डेंसिटी। यहाँ पर कोई भी मीडियम में लाइट चेंज क्यों हुआ है, ये होता है डेंसिटी वेरी की वजह से। और यहाँ पर एक भी डेंसिटी हम पढ़ने वाले हैं, वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल डेंसिटी। फिलहाल जैसे मटेरियल डेंसिटी होती है ना, या नॉर्मल डेंसिटी जैसे हम बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम, वैसे ही कुछ कुछ ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑप्टिकल डेंसिटी एक अलग चीज़ है और मैकेनिकल डेंसिटी एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो लाइट की दुनिया में भी चीज़ें दो टाइप की होती हैं, ऑप्टिकली डेंसर। फॉर एग्जांपल जो एयर है ना, वो ऑप्टिकली रेयर होता है, और जो ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर है। जब हम दोनों एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं तो ये एक तरह से ऑप्टिकली रेयर है और ये एक तरह से ऑप्टिकली डेंसर है। तो जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो मीडियम की डेंसिटी अलग होती है। दोनों मीडियम की डेंसिटी क्या है? अलग है। डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से लाइट की स्पीड भी क्या होती है? अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेयर मीडियम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है? कम होती है। याद रहेगा, रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो स्पीड की चेंज की वजह से वेवलेंथ वगैरह भी चेंज होती है, जिस वजह से क्या होता है, हमेशा जो पाथ है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। याद रहेगा, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। अब यहाँ ध्यान से समझ लो, मैं इससे समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर x रख दिया, यहाँ पे y रख दिया, इसकी भी डेंसिटी 2 है, इसकी भी डेंसिटी 2 है, तो भैया लाइट स्ट्रेट पाथ में जाएगी। मैंने दो अलग अलग मीडियम ले रखे हैं लेकिन दोनों की डेंसिटी सेम है, तो लाइट कैसे जाएगी? स्ट्रेट पाथ में जाएगी। लाइट के पाथ में चेंज तभी आएगा जब दोनों की डेंसिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। याद रहेगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट के पाथ में चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज कब आएगा? जब दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो? अलग अलग हो। अगर दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है तो देयर विल बी नो चेंज। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है? तो आपको पता चलेगा रिफ्रैक्शन क्या है। फिर मैंने बताया कुछ मीडियम ऑप्टिकली रेयर होते हैं, कुछ मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होते हैं। रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो कुछ होगा, जब डेंसर से रेयर में आएगा तो कुछ होगा। अब तब क्या होगा? जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो बैंड हो जाती है। क्या होती है? बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ से देखो, ये नॉर्मल है, ये लाइट यहाँ जाने की यहाँ आ गई तो नॉर्मल की तरफ झुक गई ना, ये लाइट क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। क्या हो गया? जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आती है कहाँ बैंड होती है? बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ऐसे ही अगर डेंसर से रेयर में जाए, लाइट आ जाए डेंसर से रेयर में जाए, क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद रहेगा, तो लाइट जब भी रेयर से डेंसर में आती है बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, जब भी डेंसर से रेयर में आती है तो क्या होती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो दो बेसिक सी बातें जो आपको याद रखनी है। पहले मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन क्या होता है और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई एक बार आप उसको अपने नोट करो, जब तक मैं अपना फ्रेम चेक कर लेता हूँ, फ्रेम वर्किंग है नहीं है। पता चले मैं बोल रहा हूँ वहाँ रिकॉर्डिंग हो नहीं रही तो मेरा तो बट्टा बैठ जाएगा भाई, पूरी मेहनत होगा चली वो मत जागरूक। आपको वैसे जागरूक करना चाहिए, जागरूक हमें सुबह करना चाहिए, ठीक है? तो चलो पढ़ते हैं। जैसे मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था ना, वैसे होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था वैसे क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है? क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब फिर वही बात, जो रे आई है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो रे गई है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड
रे। ध्यान देगा, रे आई है दैट इज इंसिडेंट टू बी रिफ्लेक्टेड रे। आई का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर का मतलब क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एन एंड डैश का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे वैसे रिफ्रैक्शन के भी पहला लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। याद रहेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane at the point of incidence। ध्यान रहेगा, पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा वो क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, आई रेखा, गई रेखा और अभिलंब नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर है। इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये दूसरा पॉइंट थोड़ा सा छोटा सा आपको याद करना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट for a given pair of medium। क्या रहेगा? इसे हम ऐसे लिखते हैं क्या? साइन आई अपॉन में साइन आर कांस्टेंट होता है। इसे हम यूं से डिनोट करते हैं। इस लॉ का एक नाम भी है, क्या नाम है? स्नेल्स लॉ। स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। याद रहेगा, द रेशियो ऑफ साइन, बेटा ऐसा ही नहीं लिखना, ऐसा ही मत लिखना, ऐसे हम पाप होते हैं, पाप काउंट हो जाएगा, खत्म हो जाओगे। क्वेश्चन ने बताया ना मैथ्स में कि साइन थीटा में कभी वैसे एक्चुअली में ऐसा ही नहीं होता, उसको हम शॉर्ट में रखते हैं, ऐसा ही है, कभी भी ऐसे नहीं होता। सिन हमेशा कुछ ना कुछ इसके साथ लगा होता है, और जब हम इसके साथ कुछ नहीं लगाते तो वहाँ लिखना होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ पता नहीं कुछ भी, ऐसा ही नहीं होता। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यानी अगर मैं हर बार एक मीडियम ले रहा हूँ, एयर और एक मीडियम ले रहा हूँ वाटर, मतलब ये पेयर सेम है, एयर वाटर, हर बार साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू फिक्स आने वाली है, दैट फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड सम कांस्टेंट, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। और ये लॉ किसने दिया था? स्नेल ने दिया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। याद रहेगा आपको, तो बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है, दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और उसके बाद ये सारी चीजें जो भी मैंने बताई हैं तो उसको नोट डाउन करो कॉपी में। फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और जैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग भी है। तो इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग दोनों हैं, तो आपको याद भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। शाम दाम गणवेद सारी चीज़ें करोगे तो कर जाओगे, नहीं करोगे तो पिट जाओगे, मतलब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, एग्जाम्स में अटकोगे। चलो अगला टॉपिक करते हैं, और अगला टॉपिक क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी हाँ, अगला टॉपिक क्या हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर जी कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है, कैसे पता चलेगा? हाउ वुड यू नो दैट वेदर द गिवन मीडियम इज रेयर और डेंसर? तो रेयर और डेंसर पता करने के लिए हमने क्या करा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जनरेट करा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक वैल्यू है जो हमें बताती है कि कोई मीडियम दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में रेयर है या डेंसर है। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले मीडियम क्या लिया? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब पता क्या होता है? जहाँ कुछ ना उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम। जहाँ पर हवा भी ना हो, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। तो वैक्यूम से कंपेयर कर करके हमने सारी चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, उसको हमने नाम क्या दे दिया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या एक वैल्यू है जो ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है। अगर किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑप्टिकली डेंसर है, अगर किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो ऑप्टिकली क्या है? रेयर है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है, क्या करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। डन है। अब अगर मैं आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले की बात करता हूँ, पहले तो ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। अब बहुत सारी बुकों में एन से भी डिनोट किया हुआ है, बहुत सारी बुकों में आर से भी डिनोट किया हुआ है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं म्यू से डिनोट करने वाला हूँ। द साइन इज, कैसे इसको पढ़ते हैं, म्यू, प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको, म्यू 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 म्यू, तो ये म्यू है और इसका फॉर्मूला होता है सी बाय वी। अब यहाँ पर सी क्या है, सी स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम whose refractive index is being calculated। याद रहेगा बेटे, कैलकुलेटेड है, थोड़ी बहुत चैनल लिखता हूँ, चैनल का मैं बेचता है, थोड़ा बहुत चैनल को लेके लिखते हैं। खैर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहाँ से निकालना तो क्या हो गया, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एक बात मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, जो आपकी यूज में आने वाली है। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे ना, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या करेंगे, निकालेंगे, उसकी स्पीड हमेशा क्या होने वाली है, नीचे होने वाली है। मैं जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा उसकी स्पीड को हमेशा नीचे रखूंगा और ऊपर किसकी स्पीड आएगी, जिसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा। थोड़ी देर बाद मैं समझाता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूँ जिसमें स्पीड दी है, तो उसकी वेलोसिटी को क्या लिखा मैंने, नीचे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, it is ratio of speed of light in vacuum to, बेटा ध्यान से देखना, वैक्यूम में आएंगे डबल सी यू एम होता है, वैक्यूम, हाँ डबल सी और यू एम होता है। इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन medium whose refractive index is to be calculated। याद रहेगा, क्लियर है। अब ये बेसिक सी बात है मैंने आपको बता दी। और एक चीज और याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अच्छा कम किसका है, एयर वैक्यूम का ही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, सी बाय वी। अच्छा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, और इसके असाइनमेंट क्या होने वाली है, मुझे गैस करके बताएगा बेटा, यूनिटलेस। कैसा होने वाला है, यूनिटलेस। क्यों, ऊपर भी मीटर पर सेकंड है, नीचे भी मीटर पर सेकंड है, कटेगा ना पूरा। तो कैसी हो गई, एक तो स्केलर क्वांटिटी, दूसरी कैसी है, यूनिटलेस है। कैसी क्वांटिटी है ये, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो आगे समझ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा। डन है जी। नेक्स्ट एक चीज और मैं बता देता हूँ, वो तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें कुछ सरदर्दी तो है नहीं, बट हाँ बुक में लिखा तो बच्चे मेरे पीछे पढ़ा था, सब वहाँ लिखा भी होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। refractive index of a medium with respect to refractive index of a medium with respect to किससे निकालना है हमने बताया था ना, वैक्यूम और एयर। अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम और एयर के कंपैरिजन में निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रहेगा, अगर मैं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेयर में निकालता हूँ, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसके कंपेयर में निकालना है, हमेशा वैक्यूम के कंपेयर में। तो जब मैं किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के कंपेयर में निकालता हूँ उसको क्या बोलता हूँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। इसे एग्जाम्पल दूंगा बहुत बेकार सा, और उस बेकार से एग्जाम्पल के बाद तुमसे डिस्कस करूँगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ध्यान से समझना। हम लोग ना क्लास में बैठ के किसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेट्स से तुम में से किसी बच्चे ने कहा सर आज की क्लास में वो बच्चा एब्सेंट है। अब तुम्हें तो पता ही है मैं भुलक्कड़ आदमी हूँ। तुमने मेरे से कहा सर वो बच्चा एब्सेंट था। मैंने पूछा कौन सा बच्चा एब्सेंट था। फिर तुमने मेरे से बताया कि सर वो बच्चा जो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात किसी से चल रही है, हाइट की चल रही है। अब हाइट बनाने के 2-3 तरीके हैं ना। पहला तरीका तो क्या है, अब बता दो सर जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जिसकी हाइट इसके कंपैरिजन में बड़ी है। तो ये जो 2 तरीके ही यहाँ पे याद यूज़ करने वाले हैं। कोई भी चीज़ ऑप्टिकल रेयर है डेंसर है, वो एक तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। अब आप खुद डिसाइड कर लो रेयर है कि डेंसर है, ठीक है। एक होता है कि हम 2 मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसका 80 मार्क्स आए हैं, टोटल 100 में से क्लास 9 में 80 मार्क्स आए हैं, डन। अब मैं कह रहा हूँ इसके मार्क्स अच्छे हैं कि गंदे हैं, किसी और से कंपेयर करो। तो कंपेयर करने पे मार्क्स गंदे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। अब अगर 80 मार्क्स वाले को 90 मार्क्स से कंपेयर करोगे तो 80 मार्क्स वाले का रिजल्ट खराब है। अगर 80 मार्क्स वाले को 40 मार्क्स से कंपेयर करोगे तो 80 मार्क्स वाले का रिजल्ट क्या है, बेटर है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव। मैं 80 मार्क्स को क्या कर रहा हूँ, रिलेशन में बता रहा हूँ, किसी से रिलेट करके, रिलेटिव। अब फिजिक्स का रिजल्ट ले लेते हैं। किसी साल फिजिक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है सबका, किसी साल फिजिक्स का रिजल्ट बहुत खराब आता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रिलेटिव दिखाते हैं। रिलेटिव दिखाने का मतलब क्या है कि भाई इस साल फिजिक्स का पेपर खराब आया था या मुश्किल आया था, जिस वजह से सीबीएसई क्या करती है, सबको एवरेज मार्क्स देना शुरू कर देती है, या मार्क्स थोड़े बढ़ा के देना शुरू कर देती है, या चेकिंग थोड़ी सी लूज कर देती है। तो यहाँ पर रिलेटिव का तरीका देखा जाता है। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, जब मैं किसी एक को किसी एक की कंपैरिजन से निकाल रहा हूँ। मैंने कहा वाटर और एयर में कौन सा डेंस है, ऑफ कोर्स वाटर डेंस है। ऑयल और वाटर में, एयर में कौन सा डेंस है, ऑयल डेंस है। लेकिन अब वाटर और ऑयल को कंपेयर करूंगा तो वहाँ पर डेंसिटी कुछ अलग हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ऑप्टिकल डेंसिटी। जब मैं किसी चीज़ की डेंसिटी एयर के कॉन्टैक्ट में निकालता हूँ, एयर के हिसाब से निकालता हूँ, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मैं किसी एक मीडियम को दूसरे मीडियम से कंपेयर करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रहेगा, जब हम किसी एक मीडियम को कंपेयर करते हैं दूसरे मीडियम से और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर होगी बात? चलो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसे ध्यान से कैसे निकाल रहे हैं, मान लेते हैं v1 है स्पीड इन मीडियम 1, v2 का मतलब क्या है, स्पीड इन मीडियम 2, 1 mu 2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। यानी 2 mu 1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर है? ये मैंने बोल दिया। अब हमें देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। is given by ratio of speed of light in। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी 1 mu 2 निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 2। मैंने बताया ना 1 का निकालना तो उसकी स्पीड नीचे हो जाएगी, बताया ना मैंने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। इट इज गिवन बाय रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 with respect to speed of light in medium 1। तो ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट
आ गया होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकालते हैं। एक चीज़ और याद रखना, अगर मैं 1 μ2 को 2 μ1 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या हो जाएगा, v2/v1 इंटू v1/v2 कितना आ जाएगा 1। तो 1 μ2 इंटू 2 μ1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये चीज़ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहलाती है जो क्लास 12 में आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन करोगे या छोड़ो। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में आपको होमवर्क है, जितनी मैंने चीज़ें बताई है ना उन सभी के ऊपर क्या करना है, तुम्हें कॉपी में नोट्स बनाने हैं। और अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे और फिर लेंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको काम मैंने आपको बता दिया, नोट्स बनाने हैं, मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे। लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था अब तक वो 2 ही लोगों ने होमवर्क मुझे सबमिट किया है। नाम नहीं बता रहा ना, फिर भी समझो जिन्होंने किया उनको बताइए। बाकी जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ अपना अपना होमवर्क मुझे सबमिट करो सो दैट मैं और अच्छे से चैप्टर्स कराऊँ। तो मिलते हैं क्लास में, बाय।